साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत जो इसका लास्ट टॉपिक संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 जारी की है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए। इस नीति का उद्देश्य उभरते वैश्विक रुझानों में पाकिस्तान को सह स्थापित करना है, साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन एवं हितों को स्पष्ट करना। ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बार इन्होंने जारी किया है। यह नीति आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य घटक बनाती है। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य घटक बनाती है। इसके अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण करेगी। इन संसाधनों को सैन्य एवं मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे वितरित किया जाएगा। अब जो मुद्दे हैं जिसको पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इंगित किया गया है और उस पर भारत के पक्ष क्या है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है पाकिस्तान के कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का भारत का निर्णय अवैध एवं एक तरफा था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और दमन हेतु भारतीय सुरक्षा बल जिम्मेदार थे। भारत का अपना पक्ष क्या है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में रहने वाले लोगों का कल्याण भारत की अखंडता में ही निहित है। भारत ने यह भी कहा कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। वहीं सीमा से संबंधित विषय पर तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि एक स्थायी सीमा विवाद समाधान हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये विवाद मुख्य रूप से नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री पर सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। इन सीमाओं पर भारत संघर्ष विराम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। इससे नागरिकों का जीवन खतरे में आ गया था। क्षेत्रीय स्थिरता भी प्रभावित हो रही है। इस पर भारत का क्या पक्ष है? भारत का पक्ष है कि भारत नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का पालन कर रहा है। भारत सीमाओं पर परस्पर लाभकारी और स्थायी शांति की प्राप्ति के हित में इन समझौतों पर सहमत हुआ है। अगला है व्यापार संबंधित। तो देखिए, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, इसमें क्या कहा गया, यह भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर लक्षित है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद बाधित हो गए थे। वहीं भारत का जो पक्ष है, भारत पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सामान्य संबंधों की भी इच्छा रखता है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों व कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। देखिए, दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के विरुद्ध हमलों के निषेध पर एक समझौता किया है। इस समझौते पर वर्ष 1988 में, ध्यान रखिए कब हस्ताक्षर हुए थे, 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1991 में 1991 में इसकी पुष्टि की गई थी। इस समझौते के अनुसार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों के बारे में सूचित करना होता है। कैदियों की सूची में नागरिक रक्षाकर्मी और मछुआरे शामिल होते हैं। वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित काउंसलर एक्सेस पर समझौते के तहत इस सूची का आदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत दोनों देशों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की व्यापक सूचियों को आपस में साझा करना होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक भारत मध्य एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, शिखर सम्मेलन के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसकी बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान गणराज्य जिसकी राजधानी बिश्केक है और तजाकिस्तान जिसकी राजधानी दुशानबे है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है। तो इन देशों के राष्ट्रपतियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, अरल सी कई बार पूछा जाता है, तो अरल सी ये है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में विस्तारित है। देखिए, शिखर सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित करने पर सहमति प्रकट की गई है। इस हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह पहला शिखर सम्मेलन था आभासी और हर 2 वर्ष पर इसको आयोजित किया जाएगा। नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि भारत मध्य एशिया सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे सहयोग किया जाएगा। यह सहयोग निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा। कौन कौन से? पहला है बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रदर्शनियों का प्रदर्शन। दूसरा है आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास के माध्यम से। अफगानिस्तान के मुद्दे और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन में चीन एक विकासशील देश है। एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना अ डेवलपिंग कंट्री, इस पर एक विवाद है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश के रूप में चीन का दर्जा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इसका कारण यह है कि चीन WTO के मानदंडों के अनुरूप विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है। चीन एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इसके अतिरिक्त चीन पर यह आरोप है कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अपने देश के उद्यमों के साथ अधिमानी व्यवहार और डेटा प्रतिबंध इत्यादि के रूप में ये करता है। इसलिए कई देशों ने चीन से आग्रह किया है कि वह या तो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लाभों की मांग न करे या स्वयं को विकासशील देश की श्रेणी में न रखे। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश की यदि बात करें तो देखिए, WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया। यह फैक्ट याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है कि WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। सदस्य देश स्वयं घोषणा करते हैं कि वे विकसित देश हैं या अथवा विकासशील देश हैं। हालांकि यदि कोई सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का निर्णय करता है तो अन्य सदस्य देश इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इसी के तहत चाइना पर आपत्ति की गई है। विकासशील देश के रूप में दावा करने के लाभ क्या हैं? देखिए, इसके कई सारे लाभ हैं। विकासशील देशों को विशेष और विभेदक व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। WTO के समझौते विकासशील देशों के लिए अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करते हैं। साथ ही कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक समय दिया जाता है। यह अन्य देशों को अधिमानी व्यवहार करने की अनुमति देता है, जैसे कि वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP क्या होता है, अर्थात वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली क्या होती है? यह एक गैर पारस्परिक अधिमानी शुल्क प्रणाली है। यह WTO के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र सिद्धांत, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से छूट प्रदान करती है। विश्व व्यापार संगठन में अल्प विकसित देश की बात करें, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए गए वर्गीकरण, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण के माध्यम से अल्प विकसित देश को मान्यता देता है। इन मानदंडों की प्रत्येक 3 वर्षों में समीक्षा की जाती है। यह जो अल्प विकसित देश का निर्धारण है वर्तमान में 3 मानदंडों पर निर्धारित है। ध्यान रखिए, 3 आधारित है। कौन से 3 मानदंड है? पहला है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय की बात कर रहे हैं, ठीक है, GDP नहीं है, ये GNI है। मानव परिसंपत्ति, और तीसरा है बाहरी आघातों के प्रति आर्थिक सुभेद्यता की। हाल ही में बांग्लादेश को अल्प विकसित देश का दर्जा दिए जाने पर भी चिंता प्रकट की गई है। हालांकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश जो है वो भारत से आगे निकल चुका है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया है। तो देखिए, एक संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने भविष्य में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु युद्ध को टालने का संकल्प लिया है। इस जो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इन देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अप्रसार, निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण समझौतों एवं प्रतिबद्धताओं के संरक्षण अनुपालन के महत्व पर भी बल दिया है। यह संयुक्त वक्तव्य परमाणु हथियार अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के 5 वर्षीय समीक्षा सम्मेलन, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है, से पहले आया है। NPT को वर्ष 1970 में लागू किया गया था। ये सन याद रखिएगा, NPT परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। इसमें क्या उद्देश्य है? पहला है परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को बाधित करना। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया NPT का हिस्सा नहीं है। अगला है परमाणु, इसी में परमाणु प्रसार को बाधित करने और परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु जो अन्य बहुपक्षीय संधियां हैं, यदि उनकी बात करें तो इसमें है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी PTBT, वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, सभी परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगला है परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW, में किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत इस TPNW परमाणु हथियार निषेध संधि का हिस्सा नहीं है। आगे बात करते हैं आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय
काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के बारे में, CTED। भारत ने इस CTED अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के अधिदेश को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। CTC की बात करें, आतंकवाद रोधी समिति की, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में CTC की भूमिका को और आगे बढ़ाने हेतु बेहतर प्रयास करेगा। भारत यह भी सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी बनी रहे। CTED आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय की स्थापना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1535 के माध्यम से वर्ष 2004 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2004 में की गई थी। यह आतंकवाद रोधी समिति अर्थात काउंटर टेररिज्म कमेटी का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है। CTED अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय की निदेशालय जो है, ये सदस्य देशों के आतंकवाद रोधी प्रयासों का आकलन करने के लिए आतंकवाद रोधी समिति की ओर से सदस्य देशों का दौरा करता है। इस आकलन में की गई प्रगति, शेष कमी, तकनीकी सहायता, आवश्यकता संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र आदि शामिल हैं। CTC की बात करें अर्थात काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1373 वर्ष 2001 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 द्वारा की गई थी। तो CTED की स्थापना 2004 में होती है और CTC की स्थापना 2001 में। यह प्रस्ताव घरेलू, अपने संबद्ध क्षेत्रों और विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए UNSC के सभी सदस्य देशों के कानूनी एवं संस्थागत क्षमता को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करने से संबंधित था। इसकी स्थापना 9/11 के आतंकवादी हमले के पश्चात की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अपनी सीमाओं और क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की क्षमता को बढ़ाना है। आगे बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के बारे में। तो कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति के बीच व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के हजारों सैनिक कजाकिस्तान पहुंचे। CSTO की बात करें तो यह रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। यह किसी भी सदस्य पर हुए बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। CSTO की उत्पत्ति वर्ष 1992 में 1992 में एक सामूहिक सुरक्षा संधि से हुई थी। इस संधि पर रूस और कुछ मध्य एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। CSTO उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन तथा नाटो की तरह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान सदस्य की बात करें तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान। अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान, कुल 6 देश हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें यूक्रेन शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी ने ओस्लो वार्ता आरंभ की है। इन वार्ता को नॉर्वे, ओस्लो जो है नार्वे की राजधानी है, तो नॉर्वे सुविधाजनक बना रहा है। यह वार्ता अफगानिस्तान में मानवाधिकारों और मानवीय संकट पर केंद्रित है। अगस्त 2021 में 20 वर्ष बाद तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान में मानवीय दशा काफ़ी खराब हो गई है। शेरपा क्या होता है? देखिए, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई। शेरपा होता क्या? एक शेरपा एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे कि G8, G20 आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है। यह शब्द नेपाली शेरपा लोगों से लिया गया है। ये जो नेपाली शेरपा होते हैं ये हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो जो शेरपा है ये एजेंडे का समन्वय करते हैं तथा आम सहमत बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने नेताओं का पक्ष रखते हुए चर्चा में मदद करने के लिए शिखर सम्मेलन पूर्व परामर्शों में भाग लेते हैं। प्रति सदस्य देश के लिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है, ठीक है, एक से अधिक नहीं। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो देखिए, यह सूचकांक विभिन्न देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है। देखिए, भारत की पासपोर्ट शक्ति में वर्ष 2021 की तुलना में इस तिमाही में सुधार हुआ है। देखिए, 2021 में 90वें स्थान पर था और अभी वर्तमान में भारत 83वें स्थान पर 7 अंकों का सुधार हुआ है। और इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? जापान और सिंगापुर जो हैं ये संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।